Now, that is basically related to the nervous system as you have seen. तो आज का जो हमारा बेसिकली पेशेंट था ना उनका नाम था मिस्टर अहमद 65 ओल्ड मेल थे। ठीक है। दैट इज़ उनका जो ऑक्यूपेशन था, जाहिर सी बात है कुछ चीज़ों के लिए ऑक्यूपेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है। सो रिटायर्ड थे, वो बैंकर थे। ठीक है। सो जिस चीफ कंप्लेन के साथ वो आए थे, उनकी चीफ कंप्लेन ये थी कि सडन ऑनसेट हुआ था उनको राइट साइड पे वीकनेस का, और उनकी स्पीच भी स्लर्ड हो गई थी फॉर लास्ट 3 आवर्स। ठीक है। दैट मीन्स के लास्ट 3 आवर्स से उनको वीकनेस भी फील हो रही थी राइट साइड की, और स्पीच भी उनकी स्लर्ड हो चुकी थी। ठीक है। सो पेशेंट की इंफॉर्मेशन के बाद हमने जब हिस्ट्री की बात की, तो हमने हिस्ट्री से ये देखा कि उन्होंने बताया कि एक तो ब्रेकफास्ट करते हुए उनको सडनली फील हुई कि उनकी स्पून उनके हाथ से गिर गई है, उनकी ग्रिपिंग ख़राब हो गई है। ठीक है। आफ्टर दैट उनकी वाइफ ने बताया कि इनकी स्पीच भी स्लर्ड हो गई थी, क्योंकि वो बोल रहे थे, कोई बात कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने राइट साइड के फेस को देखा कि वो भी दुखी, लाइक इम्पेयरेंस दे रहा था। ठीक है। दैट मीन्स वो एक साइड से ड्रॉप कर रहा था। तो उसके साथ साथ पेशेंट कंप्लेन कर रहा था कि उनको डिजीनेस और माइल्ड हेडेक भी फील हो रहा है। तो उन्होंने इमीडिएटली सबने जाहिर सी बात है, इस सारी कंडीशन के बाद उन्होंने इमरजेंसी डिपार्टमेंट पेशेंट को लेके गए, ईडी में लेके गए। तो जब वहाँ पे लाइक जैसे टाइम सिम्टम्स का जो टाइम था वो लास्ट 3 आवर्स, जैसे हमने देखा एसोसिएटेड माइल्ड हेडेक और डिजीनेस आई थी। वहाँ पे जब मेजर चीज़ें देखी, कॉन्शियसनेस, सीजर, वॉमिटिंग भी नहीं थी पेशेंट को, और कोई पहले ऐसे कोई प्रीवियस एपिसोड्स भी नहीं थी। सो दैट मीन्स उनकी हिस्ट्री से तो अभी ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ वो, मतलब आपको मेजर नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट प्रोमिनेंट हो रही है, लेकिन ऐसी हिस्ट्री में कोई चीज़ उनके साथ हुई नहीं थी। दैट मीन्स उनका फर्स्ट टाइम था ऐसे कोई सिम्टम्स आना। ओके। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जब हमने देखी, तो ज़ाहिर सी बात है हाइपरटेंशन थी फॉर लास्ट 10 ईयर्स, पर उनकी बहुत पुअरली कंट्रोल थी। लाइक उस टाइम भी उनका बीपी 160 से 100 के बीच में आया था। दैट मीन्स डायस्टोनिक सिस्टोनिक इज बोथ अफेक्टेड। ठीक है। तो हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस थी लास्ट 8 ईयर से, लेकिन पुअरली कंट्रोल थी। लाइक 8.5 HbA1c अगर चेक किया हमने, तो 8.5% आ रहा था। दैट मीन्स वो पुअरली कंट्रोल्ड थी, अनकंट्रोल्ड इतनी ज़्यादा अच्छी कंट्रोल नहीं थी। ठीक है। लास्ट 3 मंथ से आफ्टर दैट हाइपरलिपिडेमिया के लिए वो स्टार्टिन्स ले रहे थे। मेजरली हाइपरलिपिडेमिया के लिए आप स्टार्टिन्स ही यूज़ करते हो। ठीक है। कोई हिस्ट्री नहीं थी कोई एट्रियल फिब्रिलेशन की, या एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं थी, वॉल्वुलर डिजीजेस नहीं थे। सो ना ही कोई स्ट्रोक का प्रीवियस अटैक था, और ना ही कोई ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक था। ठीक है। दैट मीन्स था वो जो हम 24 से 48 आवर्स वाला अटैक डिस्कस करते हैं, उसमें मेजरली सिम्टम्स आपको स्ट्रोक के आते हैं, पर स्ट्रोक होता नहीं है इटसेल्फ, लेकिन एक माइल्ड सी सिचुएशन आई होती है। ठीक है। सो इन सारी चीज़ों के बाद जब पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हमने देखी, तो फैमिली हिस्ट्री की तरफ हम गए। तो फैमिली हिस्ट्री में उन्होंने बताया कि उनके फादर की डेथ हुई हुई थी 70 ईयर्स की एज में स्ट्रोक की वजह से, और मदर को भी हाइपरटेंशन थी। ठीक है। सो सोशल हिस्ट्री में ये था कि मेजरली वो स्मोकर थे, और लास्ट 220 पैक्स पर ईयर वो पी लेते थे। ठीक है। दैट मीन्स वो हैवी स्मोकर नहीं थे, पर स्टिल वो स्मोकर थे। ठीक है। स्मोकिंग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक फैक्टर थी। सो जब पास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखी गई, सारी चीज़ें देखी गई, तो हमने कुछ मेजरली फिजिकल एग्जामिनेशन की उस टाइम अर्जेंटली। तो कॉन्शियसनेस जब चेक की गई, तो पेशेंट अलर्ट था, कॉन्शियस भी था, जाहिर सी बात है ओरिएंटेड था, हमें पता है, लेकिन स्लाइटली कंफ्यूजन की सिचुएशन में था, लाइक कंफ्यूज माइंड था। आफ्टर दैट हमने देखा कि लाइक जीसीएस में थोड़ा सा तो इशू आ रहा है। ठीक है। सो ब्लड प्रेशर देखा गया 165 से 95, काफ़ी, मैंने पहले भी आपको कहा कि पुअरली कंट्रोल्ड है। ठीक है। हार्ट रेट देखा तो 82 बीट्स पर मिनट है, ये भी ज़्यादा थी, लेकिन रिदम नॉर्मल था। ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट 16 बीट्स, लाइक 16 पर मिनट आई थी बेस्ट। फिर आपके पास टेम्परेचर था 36.8%, सॉरी 36.8 सेंटीग्रेड। ठीक है। फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन थी 98%, ऑक्सीजन सेचुरेशन इज
काफ़ी नॉर्मल है, ठीक है। सो अब हमारे पास जनरल एग्जामिनेशन से तो इतना आइडिया नहीं हुआ, लेकिन हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की तरफ गए क्योंकि हमें यहाँ पे साइन नर्वस सिस्टम की ही कंडीशन लग रही थी। और मेजरली आपको भी आइडिया हो गया होगा, और हमें हिस्ट्री से भी काफ़ी आइडिया हो रहा था कि स्ट्रोक का पेशेंट हो सकता है, ठीक है। सो जब हमने ये सारी चीज़ें देखी कि मेजरली क्या चीज़ है, तो हमने सबसे पहले क्रेनियल नर्व्स का इफेक्ट चेक किया। लाइक क्रेनियल नर्व्स में चेक करते हैं कि लाइक हमारे पास क्या इशू आ रहा है, ठीक है। फिर राइट फेशियल रूटिंग थी, तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हुआ कि लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप है, ठीक है, स्ट्रोक की। दैट मीन्स आफ्टर दैट हमने फिर स्लर्ड स्पीच देखी, स्लर्ड भी थी पेशेंट की, डिसआर्थरिया भी था। दैट मीन्स नॉर्मल के स्पीच तो स्लर्ड हो गई थी ऑलरेडी, ठीक है। फिर आपके पास पिपिलरी रिफ्लेक्सेस नॉर्मल आ रहे थे, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स इंटैक्ट थी, एक्स्ट्रा ऑकुलर मूवमेंट्स में इफेक्ट नहीं आ रहा था। दैट मीन्स कि हमारे पास ऑकुलर मसल्स में भी कोई इशू नहीं आया, या ऑकुलर मूवमेंट्स में भी नहीं आया, ठीक है। सो आपके पास मूवमेंट्स काफ़ी हद तक बेटर थी, ठीक है। दैट मीन्स आइज़ का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं था, आइज़ पे इफेक्ट नहीं पड़ा। सो मोटर सिस्टम जब हमने चेक किया, तो मोटर सिस्टम राइट साइड का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट था, चाहे अपर लिम्ब हो चाहे लोअर, दोनों की पावर रिड्यूस हुई हुई थी। अपर लिम्ब 2/5 हो गई थी और लोअर लिम्ब 3/5 हो गई थी, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास काफ़ी हद तक जो था वो मोटर सिस्टम इन्वॉल्व था। लेफ्ट साइड जब हमने चेक की, तो ज़ाहिर सी बात है, अगर राइट साइड अफेक्ट है तो राइट साइड की 3 एबनॉर्मल आई थी पावर, फिर लेफ्ट साइड इटसेल्फ नॉर्मल थी 5/5, चाहे वो अपर लिम्ब था चाहे वो लोअर लिम्ब था। अब यहाँ पे मेजर आ गई थी चीज़, रिफ्लेक्सेस को चेक किया। जैसे हमने रिफ्लेक्सेस चेक किए हैं राइट साइड के, तो वो हाइपर रिफ्लेक्सिया था। दैट मीन्स के रिफ्लेक्सेस इंक्रीज हुए हुए थे। चाहे आप लोग स्टार्टिंग में पेटेलर चेक करते हैं, पेटेलर चेक करो, आप ब्रेकियल चेक करो, ठीक है, ब्रेकियोरेडियालिस चेक करो। अब जो भी आप चेक कर रहे हो, दैट मीन्स कि अगर तो वो हाइपर रिफ्लेक्सिया की तरफ जा रहा है, दैट मेजरली वहाँ पे ये कॉज है कि कोई भी मोटर सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है, ठीक है। मोटर सिस्टम अफेक्ट है, हाइपर रिफ्लेक्सिया है और लो मोटर न्यूरॉन लीजन है, ठीक है। सो बेबिन्स्की साइन चेक किया। बेबिन्स्की साइन बेसिकली बच्चों में नॉर्मल होता है, ठीक है। हमें पता है पीडियाट्रिक्स में हम देखते हैं कि हमारे पास ये नॉर्मल ही ज़्यादा होता है, बेबिन्स्की साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। बेबिन्स्की साइन पॉजिटिव होता है बच्चों में। लेकिन अगर यही बेबिन्स्की साइन आपके पास लेटर एजेस में आता है, तो ये नॉर्मल कंसीडर होता है। और मेजरली जब नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो बेबिन्स्की साइन पॉजिटिव आता है स्ट्रोक के पेशेंट्स में, ठीक है। सो मेजरली स्ट्रोक के पेशेंट्स में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हमारे पास सेंसरी एग्जामिनेशन की तरफ हम जा रहे थे, ठीक है। मोटर भी हमारे पास हमने चेक कर लिया, जिसमें हमारे पास हमें पावर भी पता चल गई, राइट साइड की इफेक्ट थी और रिफ्लेक्सेस भी, ठीक है। विद दैट पॉजिटिव बेबिन्स की साइन था राइट साइड पे। फिर हमारे पास क्या थी कि पावर भी हमारे पास रिड्यूस सेंसेशंस हुई हुई थी, जैसे टच, पेन, टेम्परेचर की राइट साइड की। तो हमने जब, ज़ाहिर सी बात है, कैसे पता चलेगा, दोनों साइड्स के कंपैरिजन के साथ ही पता चलेगा कि आपके पास रिड्यूस हुई है कि नहीं, ठीक है। तो आप जब देखोगे कि मेजरली हम वो सारे टेस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो, कॉटन बर्ड वाला, पिन प्रिक वाला, ठीक है, वो सारे आप चेक कर सकते हो। टेम्परेचर की तरफ लोग कम जाते हैं क्योंकि इससे बर्न वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन पेन और टच के लिए ना आप स्लाइड स्लाइड से चीज़ें चेक कर सकते हो। दोनों साइड्स पे 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की तरफ भी जा सकते हो, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। सो सेंसरी एग्जामिनेशन में आप देखा तो हमने देखा कि ये रिड्यूस सेंसेशंस थी राइट साइड की, दैट मीन सेंसरी इन्वॉल्वमेंट भी थी। अब सेरिबेलर साइन नहीं थे क्योंकि एटेक्सिया नहीं था, लेकिन एटेक्सिया एक और वजह से भी नहीं है कि पेशेंट शायद नॉर्मली खड़ा भी नहीं हो सक रहा था, ठीक है। सो ड्यू टू वीकनेस पेशेंट की हम टेस्टिंग जो थी इतनी अच्छे से सेरिबेलर सिस्टम की या सेरिबेलम की नहीं कर सके थे। सो उसकी वजह से भी हमारे पास जो था वो एटेक्सिया नहीं आया था, पर हो सकता है कि पेशेंट एटैक्सिक हो, ठीक है। सो फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हमने जब सारी चीज़ें देखी, तो इन्वेस्टिगेशन की तरफ गए हम। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में मेजरली इमेजिंग देखेंगे हम, ठीक है। तो इमेजिंग, जाहिर सी बात है, उस टाइम इतनी इमरजेंसी में पेशेंट आपका, आप फ़ौरन सीटी करवाते हो सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि आपको जब नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट रखती है, तो आप सबसे पहली चीज़ क्या करवा रहे हो, सीटी करवा रहे हो, ठीक है। पेशेंट का आपने क्या करवाया, सीटी करवा दिया, कराया। मतलब हमें इमीडिएटली चाहिए था, तो हमने नॉन कंट्रास्ट करा लिया, ठीक है। सो हमारे पास जब पेशेंट जैसे ही आया, तो जाहिर सी बात है हमने उसके सारे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग करवा लिया। हैमरेज नहीं शो हुआ हमें कंट्रास्ट में,
लेकिन अर्ली इस्कीमिक चेंजेस आए थे लेफ्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी की टेरिटरी में, दैट मीन्स वो रीजन अफेक्ट हो चुका था और बहुत अर्ली चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। तो समटाइम्स आप सीटी करवाते हो, आपको कोई डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं समझ आ रहा था, तो आप एमआरआई की तरफ भी जाते हो। लेकिन मेजरली कुछ लोग एमआरआई की तरफ सीटी के साथ भी चले जाते हैं, ठीक है। लाइक सीटी करवाया, अर्ली चेंजेस डायग्नोस हुए, उसके बाद आपने एमआरआई करवाया, लाइक डिफिजन वेटेड करवा लिया, तो एक्यूट इन्फार्क्ट जो था वो हमारे पास बेसिकली लेफ्ट एमसीए में, एमसी टेरिटरी में हमें शो हो रहा था, ठीक है। अब इन्फाक्शन भी आ गया, हमारे पास सारी चीज़ें होंगी। जब हमने सीटी एंजियोग्राफी की तरफ लेके गए पेशेंट को, तो हमारे पास लेफ्ट एमसी की ऑक्लूजन भी फील हुई, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों में क्या हुआ कि जस्ट अर्ली इस्कीमिक चेंजेस, दैट मीन्स कि इस्कीमिक स्ट्रोक है, और यहाँ पे कोई हैमरेज नहीं था, इस्कीमिया की वजह से इटसेल्फ इफेक्ट आ रहा था, ठीक है। इस्कीमिया की वजह से इफेक्ट आने का आपके पास मतलब ये है कि ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो चुका है टिश्यू, ठीक है। ऑक्सीजन कम हो गई है टिश्यू को पहुंचना, ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, कोई भी रीज़न हो सकता है वहाँ पे। उसकी बैक साइड की पैथोलॉजी में क्योंकि ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं था, बिकॉज ऑफ दैट। पर मेजरली अगर ब्लड प्रेशर की वजह से होता है ना, तो हेमरेजिक होता है। पर इस्कीमिया की भी कॉजेज यही होती है मेजरली। अब जब बैक साइड पे सारी पैथोलॉजीज देखते हो, तो उनकी ना शुगर कंट्रोल थी, ना बीपी कंट्रोल था, और हाइपरलिपिडीमिया के लिए भी वो स्टार्टिंग्स के ऊपर थे। दैट मीन्स काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे आपके पास स्ट्रोक के, ठीक है। अब हमारे पास ये था कि अर्ली इस्कीमिक चेंजेस जब हमें मिले, तो हमने एमआरआई करवाया, एमआरआई में एक्यूट इन्फेक्शन आ रहा था, लाइक दैट मीन्स कि हमारे पास वो एरिया काफ़ी हद तक जो था वो डैमेज हो चुका था एमसीए के एरिया में। लाइक आपने अगर सर्कल ऑफ विलेज किसी को याद हो, तो या आप लोगों ने पढ़ा है, जाहिर सी बात है, तो आपको पता है कि मिडल सेरेब्रल आर्टरीज क्या है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज क्या है, उनका कॉम्बिनेशन बन के वो किस तरह से वर्क करी है, कौन सी आर्टरी कहाँ पे सप्लाई करी है, वर्टिब्रल आर्टरीज कैसे हैं, बैजलर आर्टरीज हैं, और फिर आपके पास किस तरह से वो किस एरिया को सप्लाई करी है। सो दैट मीन्स कि एमसीए की अगर बात की जाए, तो एक मिनट हम पहले उसको देख लेते हैं कि लाइक हमारे पास कैसे होता है, ठीक है। सो अगर आप एमसीए की टेरिटरी देखते हो ना, तो आपके पास ये रीजन आता है, ठीक है। ये मिड में आपके पास वेंट्रिकल्स हैं, जैसे हमें पता है ये दो हेमिस्फेयर्स हैं आपके पास, ठीक है। अब आपके पास ये वाला जो रीजन है, ठीक है, मेजरली जहाँ पे आपको पास एरो शो हो रहा है, ये रीजन है एमसीए का, ठीक है। यहाँ पे मिडल सेरेब्रल आर्टरी का अगर कोई भी इन्फाक्ट, जाहिर सी बात है, कोई भी स्ट्रोक का पेशेंट होगा, तो सिम्टम्स, अगर आपको सिम्टम्स, सॉरी, अगर आपको ये रीजन अफेक्टेड नज़र आता है ना मेजरली, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मिडल सेरेब्रल आर्टरी का इन्फार्क्ट, या आप मिडल सेरेब्रल आर्टरी का स्ट्रोक हुआ है, दैट मीन्स मिडल सेरेब्रल आर्टरी यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। क्योंकि ये रीजन इफेक्ट हुआ हुआ है, और यहाँ पे आपको प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है कि टिश्यू काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो चुके हैं इस रीजन के। यहाँ पे एक प्रॉपरली आपको एक स्ट्रॉन्ग डार्कनेस नज़र आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन कंट्रास्ट सिटी है, तो आपको यहाँ पे ये डार्क ग्रे कलर में नज़र आ रहा है, ठीक है, मेजरली। अब हमारे पास ज़ाहिर-सी बात है, हमने जब सीटी का करवाया, तो हमने अभी तो सिर्फ़ आपको मैंने एक एक एरिया दिखाया क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। सो मेजरली आप जब डिफरेंट एरिया से गुज़रते हुए जाते हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। हर क्रॉस सेक्शनल एरिया पे आपको डिफरेंट एरिया इफ़ेक्ट हुआ हुआ नज़र आएगा। अब क्या हुआ कि एमआरआई करवाया, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग आई आपके पास, ठीक है। आफ्टर दैट आपने सीटी एंजियोग्राफी की तरफ पेशेंट को भेजा, तो आपको पता चला कि लेफ्ट मिडल सेरेब्रल आर्टरी ओक्लूड हुई है। ओक्लूड होने का मतलब ये है कि वहाँ पे ब्लड ब्लड क्या हो गया, स्टॉप हो गया, ठीक है, कहीं पे ब्लॉकेज आ रही है। तो ऑक्लूजन जब आपके पास फील होगी, जब आपको एंजियोग्राफी में फील हो गई है कि लेफ्ट सेरेब्रल आर्टरी में ऑक्लूजन है, दैट मीन्स उस रीजन में ब्लड पहुंच नहीं रहा, वहाँ पे टिश्यूज जो हैं वो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के डिप्राइव्ड हो चुके हैं, ठीक है। सो वहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट थी कि वहाँ पे क्या चाहिए हमें, मेजरली ऑक्सीजन ब्लड चाहिए था, ठीक है। सो फिर आपने क्या किया कि कैरोटेड डॉपलर अल्ट्रासाउंड की तरफ पेशेंट को भेजा, तो वहाँ पे आपको 75% स्टेनोसिस मिला, ठीक है। स्टेनोसिस कितना प्रोमिनेंटली 75%, दैट मीन्स कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा आर्टरी जो थी वो
ब्लॉक हो चुकी थी, ठीक है। लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी काफ़ी हद तक क्या हो चुकी थी, ब्लॉक हो चुकी थी। तो क्या, क्योंकि हम ये कैरोटिड को चेक कर रहे हैं, ठीक है, कोई कैरोटिड हमने डॉपलेट किया है तो हमने लेफ्ट इंटरनल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी यहाँ पे 75% स्टेनोसिस में जा चुकी थी, ठीक है। फिर आपके पास, अब ज़ाहिर-सी बात है, कैरोटिड भी इफ़ेक्ट हो चुकी है। अब आपने लेबोरेटरी टेस्ट की तरफ गए तो आपने सीबीसी देखा, अब नॉर्मल आ रहा था, ठीक है। रैंडम ब्लड शुगर हमें पहले से ही पता थी कि ज़्यादा आई थी, तो हम दोबारा से जब लेबोरेटरी टेस्टिंग की तो 190 आ रही थी आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है लिपिड की प्रोफाइल, एलडीएल भी एलिवेट हुआ था, 160 था, ठीक है। दैट मीन्स एलडीएल लाइक बेसिकली जो आपके पास बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी ज़्यादा हुआ हुआ है, ठीक है। HbA1c हमने पहले भी कहा 8.5 है, दैट मीन्स अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। कोगुलेशन प्रोफाइल पे देखा तो वो कोगुलेशन प्रोफाइल जो थी वो नॉर्मल थी। ट्रोपोनिन, सीकेबी, सीकेएमबी, सब कार्डियक मार्कर्स भी नॉर्मल आ रहे थे, ठीक है। फिर भी हमने लेबोरेटरी टेस्टिंग के बाद कार्डियक वर्कअप इटसेल्फ भी देखा, ईसीजी, इको, तो वो भी सब नॉर्मल आ रही थी। ना ही ईसीजी का रिदम भी नॉर्मल था, साइनस था, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी में कोई भी एट्रियल थ्रोम्बस वगैरह नहीं था, इजेक्शन फ्रैक्शन भी नॉर्मल आ रही थी। फिर हॉटलाइन मॉनिटरिंग की तरफ अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है, वरना ज़रूरत नहीं होती, आप हॉटलाइन मॉनिटरिंग की तरफ भी जा सकते हो अगर आपको रिक्वायर्ड लगती है, वरना आपके पास अगर बाकी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है अगर नॉर्मल आ रही है तो आपके पास रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम गए मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में अब हमने एक्यूट फेज़ और क्रॉनिक फेज़ दोनों की मैनेजमेंट देखी थी, ठीक है। एक्यूट मैनेजमेंट की बात होती है तो मेडिकल मैनेजमेंट में आप काफ़ी प्रोसीजर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो होता है वो टीपीए का होता है, ठीक है। अब टीपीए हमारे पास मेजरली है क्या, ठीक है। जब अब आपके पास पेशेंट जैसे ही एक्यूट मैनेजमेंट जो होती है ना, मेजरली आप तब दे रहे हो तो जब आप लाइक 4 आवर्स के बीच में, ठीक है, लाइक एक स्टार्टिंग से 4 to 5 आवर्स के बीच में आप मेजर कोशिश करो कि आप एक्यूट मैनेजमेंट जो है ना पेशेंट की कर दो, ठीक है। सो इंट्रोवीनसली थ्रोम्बोलाइसिस जो होती है ना मेजरली, ठीक है, वो हम इसलिए देते हैं टीपीए का ट्रीटमेंट जो आपके पास आ रहा आता है। मेजर आपके पास क्या यहाँ पे कॉज़ आ रही है, ठीक है। आपके पास कॉज़ ये है कि आपने जल्दी से पेशेंट का वो जो स्ट्रोक के सिम्पटम्स हैं उनको रिवर्स करना है, ठीक है। सो अर्ली मैनेजमेंट का मतलब यही है कि आपने वाइटल स्टेबलाइज करने हैं, आपने जो स्ट्रोक की टाइप है उसको डिटरमाइन करना है और अर्ली प्रिवेंशन करनी है, फिर आपके पास जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, ठीक है। सो आपने जब ये सारी चीज़ें करनी है तो आपके पास टीपीए का जो ट्रीटमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, टिश्यू प्लाज्मेनोजेन एक्टिवेटर, ठीक है। इंट्रावेनसली थ्रोम्बोलिसिस देते हो आप, बेसिकली क्या करते हो कि आप जो क्लॉट बन रहा है या जिस क्लॉट ने उसको ब्लॉक किया, जिस अक्लूजन की हम बात कर रहे थे कि ब्लड का एक क्लॉट है, ठीक है, वो क्लूड कर गया आर्टरी को। अब वहाँ पे मैंने उस क्लॉट को डिसॉल्व करना, उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए 4 आवर्स के या 5 आवर्स के अंदर अंदर आप टीपीए का ट्रीटमेंट देते हो, टिश्यू प्लाज्मेनोजेन एक्टिवेटर, आप बेसिकली एडमिनिस्टर करते हो इंट्रावीनसली। और ये इसलिए करते हो कि ताकि वो क्लॉट जो है वो बस्ट हो जाए या ख़त्म हो जाए, डिसॉल्व हो जाए और आपका ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाए, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा अर्ली जो है ना आप इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट कोई दे सकते हो। इतना ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है कि अगर इस्कीमिक स्ट्रोक है तो आप काफ़ी हद तक जो होता है ना उसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। आप मतलब समटाइम्स मैंने तो ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनको आप 1-2 वीक्स के बाद दोबारा देखो तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये स्ट्रोक का पेशेंट है, ठीक है। इतनी ज़्यादा अच्छी कुछ सिम्टोमेटिकली चीज़ें रह जाती हैं जिनको बाद में फिजियोथेरेपी से आप प्रॉपर ट्रीट करते हो, उनको सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस को रिवर्स कर लेते हो। लेकिन अगर तो ये टीपीए का इंजेक्शन आपके पास अर्ली ट्रीटमेंट में या अर्ली चीज़ों पे लग जाए, दैट मीन्स कि आप उस आर्टरी के ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म कर देते हो और काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लेते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि मेजरली आपने ये सारी चीज़ें की जब आपने अर्ली ट्रीटमेंट दिया, ठीक है। अब टीपीए के बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आती है वो एंडोवास्कुलर थ्रोम्बेक्टमी की आती है, ठीक है। अब हमारे पास ज़ाहिर-सी बात है, अगर तो टीपीए के अगर तो ये टाइम पास हो चुका है, लाइक आपके पास 4 आवर्स नहीं है, पेशेंट आपके पास डिले ट्रीटमेंट के पास आया है, लाइक आप कहते हो कि 10 आवर्स के बाद आया है, 24 आवर्स के बाद है।
सॉरी 10 आवर्स हैं, या चाहे 10 आवर्स 24 आवर्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इतने में तो पेशेंट को सारी चीज़ें पता चल चुकी होती है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा 6 7 8 9 10 ये आवर्स में आपके पास पेशेंट आ ही जाता है, ठीक है। सो एंडोवास्कुलर थ्रोम्बेक्टमी आप इस टाइम में दे सकते हो 1 दिन के अंदर-अंदर, ठीक है। लाइक 6 आवर्स से 24 आवर्स के अंदर आपने दिया। लार्ज वेसल्स ओक्लूजन्स जो होते हैं ना, जिनमें स्ट्रोक लार्ज वेसल्स में होता है, ठीक है, क्योंकि ये मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। आप बेसिकली कैथेटर इंसर्ट करते हो ग्रॉइन के रीजन से या फेमोरल आर्टरी से, दैट इज, तो फिर आप क्या करते हो, उस ब्रेन की आर्टरी को गाइडेड वायर के थ्रू क्या करते हो, ब्लॉक कर देते हो, ठीक है। अब फेमोरल आर्टरी से आपने क्या किया, मैकेनिकली उस क्लॉट को रिमूव कर दिया, ठीक है, मैकेनिकली रिमूव किया ना उस क्लॉट को, तो वहाँ पे आपने उस ब्लॉकेज को ख़त्म कर दिया, ठीक है, क्लॉट मैकेनिकली रिमूव हो गया और पेशेंट की काफ़ी हद तक सिम्टम्स रिवर्स हो गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी स्टिल आपके पास ना, क्योंकि डिले हो चुके हैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा, टीपीए के जितना इफेक्ट बहुत ज़्यादा एकदम से, जैसे आप कहते हैं ना रिवर्स होते हैं सिम्टम्स, उस तरह से नहीं होता। लेकिन हाँ, इसके भी सिम्टम्स काफ़ी हद तक जो होते हैं वो रिवर्सेबल होते हैं, आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या करते हो कि अगर तो इस्कीमिक है, ये आपने बात याद रखनी है, हम इस्कीमिक की बात कर रहे हैं, हम हेमरेजिक की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब हमारे पास एंडोवास्कुलर थ्रोम्बेक्टमी हुई, ज़ाहिर-सी बात है एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है। जब आपने ये इमरजेंसी में परफॉर्म कर दिया तो आपके पास पेशेंट काफ़ी हद तक इम्प्रूव्ड हो चुका होता है। फिर अगर आपके पास कोई आपने जब देखा टीपीए तो आप दिया नहीं, अब आपने थ्रोम्बेक्टमी दी। अब आपके पास जब पेशेंट आएगा तो फिज़ियोथेरेपी के लिए काफ़ी हद तक पेशेंट इम्प्रूव होगा, आपने सिम्प्टोमेटिकली ही पेशेंट पे काम करना होता है। इसके साथ-साथ ज़ाहिर-सी बात है ये सारी चीज़ें तो चलती हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? ब्लड प्रेशर, क्योंकि स्ट्रोक के पेशेंट्स में बीपी का काफ़ी ज़्यादा जो होता है ना इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? एलिवेटेड आपके पास ऑलरेडी, हमने यहाँ पे वैसे भी जो हमारे पास पेशेंट है, उसका तो एलिवेटेड ही है, ठीक है? तो एलिवेटेड तो है, लेकिन इसकी ये है कि हमने इस्कीमिक की कॉज़ नहीं होती बीपी इटसेल्फ, क्योंकि आपको पता है हेमरेजिक की तो कॉज़ ही यही होती है ना कि बीपी अग्रेसिव हो चुका है और वो ब्लीडिंग कॉज़ करता है, या वो ही ज़्यादातर कॉज़ बनती है आपके पास, हाई हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ही कॉज़ बनती है आपके पास बेसिकली हेमरेजिक स्ट्रोक की ज़्यादातर, ठीक है? मैं आपको ये नहीं कह रही कि सिर्फ़ ये कॉज़ होती है, बहुत और कॉज़ेज़ हैं, लेकिन मेजरली आपके पास हेमरेजिक स्ट्रोक की जो कॉज़ होती है वो बीपी होती है। लेकिन आपके पास ब्लड प्रेशर का कंट्रोल इस्कीमिक में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आपकी जो परफ्यूज़न है वो अच्छी रहे, मेंटेन्ड रहे, ठीक है? फिर आपके पास एंटीप्लेटलेट थेरेपी आती है, एस्पिरिन, और एस्पिरिन क्योंकि आपको पता है कि फर्दर कोई और क्लॉट्स ना बने, ठीक है, आप उनके लिए ड्रग्स लाइक एस्पिरिन देते हो बेसिकली। और एंटीप्लेटलेट थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आपके पास क्लॉट की जो फॉर्मेशन हो रही है इस्कीमिक स्ट्रोक में, उसको आप फर्दर प्रिवेंट कर सको, ठीक है। फिर आपके पास, ताकि प्लेटलेट की जो एग्रीगेशन है वो भी रिड्यूस हो जाए, रिकरेंट रिस्क जो रिकरेंस का स्ट्रोक का रिस्क है हमारे पास वो भी कम हो जाए, ठीक है। एंटीप्लेटलेट थेरेपी तो आपने इसके लिए दी कि क्लॉट्स को प्रिवेंट करने के लिए। आफ्टर दैट ग्लूकोज़ का कंट्रोल, जैसे हमने कहा इस पेशेंट में तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाई ग्लूकोज़ था ना, आपके पास हाई ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। तो वो स्ट्रोक के जो आउटकम्स होते हैं ना, जब स्ट्रोक का आप ट्रीटमेंट दे रहे होते हो, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा काउंटर इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? आप ये कह सकते हो कॉन्ट्राडिक्ट होता है, ठीक है? तो ये क्या करता है कि बेसिकली जब आप स्ट्रोक की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं ना, तो वो काफ़ी हद तक उसके सिम्पटम्स ख़राब कर सकता है। हाई ब्लड शुगर, ठीक है? तो हम उसको भी कंट्रोल करते हैं, चाहे वो आप बेसिकली मेडिसिन के थ्रू करो, चाहे वो आप बेसिकली सिंपल सी बात है कि आप इंसुलिन के थ्रू करो, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि पेशेंट इट्सेल्फ इस ऐसी कंडीशन में है कि नहीं है, ठीक है? आप उसको क्या दे सकते हो, और काफ़ी हद तक, क्योंकि एक्यूट पेशेंट्स में ना, अगर एक्यूट स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इन्फेक्शंस वगैरह की इन चीज़ों की, और हाइपरग्लाइसीमिया उस सारी कंडीशन को वर्स करता है, चाहे वो इन्फ्लेमेशन हो, ब्रेन का डैमेज हो, सारी चीज़ों को। तो आपने उनको मेंटेन करना था, तो मेंटेन 140 से 180 के बीच में रहना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है? इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसके अंदर-अंदर कोशिश करो, या उससे भी कम ही रखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? ग्लूकोज़ का कंट्रोल किया।
अब हमारे पास आ गया डीवीटी का प्रोफिलैक्सिस। ठीक है, डीवीटी को आपने प्रिवेंट करना ही करना है, चाहे आपके पास पेशेंट किसी भी कंडीशन में है, ठीक है, चाहे वो पेशेंट चल रहा है, चाहे वो पेशेंट बेड रिडन है, चाहे वो पेशेंट किसी भी कंडीशन में आया, आपने डीवीटी की कंडीशन को प्रिवेंट करना है इट्सेल्फ। डीवीटी अगर तो डीवीटी पेशेंट ऑलरेडी इमोबाइल हो चुका है तो थ्रोम्बोसिस की कंडीशन डेवलप होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपने फिजियोथेरेपी भी करनी है, आपने लो डोज हेपरिन पे भी रखना है, ज़्यादातर हेपरिन पे आप रखते ही हो, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि मोस्टली पेशेंट्स में डीवीटी डेवलप हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हेपरिन पे भी रखें। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पेशेंट को कहते हैं, आप वो पहन के रखो, विद दैट आप बेसिकली अर्ली मोबिलाइजेशन जितनी हो सकती है फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवा सकते हो, ठीक है। अब हम फिजियोथेरेपी जब डिस्कस करेंगे तो हम सारी चीज़ें देखेंगे उसमें, ठीक है। अब हमारे पास जब डीवीटी हो गया, ऑक्सीजन थेरेपी अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन 94% से कम जा रही है या 92 की तरफ जा रही है, तो मेजरली 94 से कम नहीं जाना चाहिए, उससे ऊपर ऊपर रहे, मेंटेन रहे, सो दैट इज़ गुड, ठीक है। आप काफ़ी हद तक जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है ना उसको रोक सकते हो। तो लेकिन ये है कि आपने उसको ऑक्सीजन सैचुरेशन को ड्रॉप नहीं होने देना, ठीक है, हाइपॉक्सिया कंडीशन कॉज नहीं होने देनी, क्योंकि ये इटसेल्फ भी काफ़ी डेडली होती है, बट दैट ये स्ट्रोक के सिम्टम्स को तो वर्स करती है, ठीक है। आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि इटसेल्फ स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक के साथ फर्दर कॉम्प्लिकेशन सारी मैनेज करनी है पेशेंट की, ताकि स्ट्रोक इटसेल्फ वर्स ना हो, ठीक है, रीअक्रंस ना हो, ठीक है। किसी भी तरह की रीअक्रंस के चांसेस अगर आपको लगता है इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली कि हमारे पास कोई ना कोई इशू आ रहा है। फिर आपके पास मेजरली अब लॉन्ग टर्म अगर हम मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, जैसे एंटीप्लेटलेट थेरेपी आपने कंटिन्यू रखनी है, चाहे एस्पिरिन वगैरह है, क्योंकि रीअकरेंस के चांसेस हो सकते हैं, टीआईए के चांसेस भी हो सकते हैं, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक। ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक जैसे मैंने पीछे भी कहा, अभी मैं आपको फिर बता देती हूँ। ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक मेजरली आपके पास वो अटैक होता है जिसमें आपके पास क्या होता है कि सिम्पटम्स आते हैं आपके पास, लेकिन वो रिजॉल्व हो जाते हैं, लाइक टेम्पररी होते हैं। स्ट्रोक के सिम्टम्स आए, ठीक है, लेकिन 12 to 24 आवर्स के अंदर अंदर वो रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सारे सिम्टम्स ऑलमोस्ट वैसे ही लग रहे थे, बॉडी की वीकनेस, ब्लड स्पीच, वो सारी चीज़ें, लेकिन वो एक आपको साइन दे जाते हैं कि लाइक आपके पास फ्यूचर में अटैक हो सकता है, ठीक है, सो आप जल्दी प्रिवेंट कर लो, ठीक है। आपके पास ट्रांजिट स्कीम में कट-ऑफ क्या होता है कि वो मेजरली आपको प्रिवेंशन बता दी जाती है उससे पहले। ये आपको पहले ही बता दिया जाता है कि अब स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है? लेकिन ये हर किसी में नहीं होता, ज़ाहिर-सी बात है, कुछ मेजरली हमने तो पेशेंट्स में डायरेक्ट स्ट्रोक भी देखा है, ठीक है? फिर आपके पास ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ठीक है, आपने रखना ही रखना है, वो तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। एस इनहिबिटर्स दो, आर्ब्स दो, डायरेटिक्स दो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दो, या पेशेंट को आप बेसिकली इंसुलिन पे लगाओ। ये दैट इज़ बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन इटसेल्फ, ठीक है? अगर उनका कंट्रोल नहीं है तो आप इंसुलिन की तरफ जा सकते हो, अगर मेडिकेशन के थ्रू कंट्रोल है दैट इज़ गुड, ठीक है? फिर आप क्या करते हो, लिपिड मैनेजमेंट की तरफ गए तो आपने, ज़ाहिर-सी बात है, अब आपको हाई कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? एथेरोस्क्लेरोसिस का केस हो सकता है, ठीक है? स्ट्रोक के चांसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो स्टैटिन्स आपने कंटिन्यू रखनी है, ठीक है? स्टैटिन्स के साथ-साथ आपने, क्योंकि स्टैटिन्स आपको पता है कि एलडीएल का, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करती है, प्लेक्स को भी स्टेबलाइज़ करती है और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करती है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमें रिक्वायर्ड होता है जब आपके पास स्ट्रोक की कंडीशन होती है। तो आपने, ज़ाहिर-सी बात है, कहीं पे भी एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो हमने लिपिड की मैनेजमेंट ज़रूर करनी है, कोलेस्ट्रॉल की मैनेजमेंट ज़रूर रखनी है, ठीक है? क्योंकि इस पेशेंट में तो ज़ाहिर-सी बात है हाइपरलिपिडेमिया ऑलरेडी है, ठीक है? डायबिटीज़ का कंट्रोल आ गया, HbA1c का टारगेट लेस देन 7 करना बहुत ज़रूरी है। 8.5 आ रहा था इस पेशेंट में, हमने लेस देन 7 रखना है, ठीक है? तो अपनी सारी चीज़ें देखनी है कि डायबिटीज़, जैसे हमने पहले भी बात की, कि इंक्रीज़ कर रहा है स्ट्रोक के रिस्क को, फर्दर डैमेज कर रहा है, तो अब इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। आप मेटफॉर्मिन पे भी पेशेंट को डाल सकते हैं, जैसे हमें पता है फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी है, इंसुलिन की तरफ लेके जाएँ, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन, ठीक है? फिर आपके पास आपके पास अगला ट्रीटमेंट आता है, वो प्रोसीजर है बेसिकली, कैरोटिड आर्टरी का जो स्टेनोसिस हम बात कर रहे थे ना, ठीक है, जो 75% हमारे पास आ रहा था, ठीक है, उसके लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रोसीजर है, या तो कैरोटिड स्टडी,
कैरोटिड एंडेक्टोरेक्टमी या कैरोटिड स्टंटिंग है। एंडेक्टोरेक्टमी जो है ना, बेसिकली आपके पास सिंपल सा एक प्रोसीजर होता है। देखो, दोनों स्टेनोसिस के लिए काम करें कैरोटिड आर्टरी के, तो दैट मीन्स कि दोनों में हमारे पास हमने किसी न किसी तरीके से जो ब्लॉकेज है उसको ख़त्म करना है, ठीक है, स्टेनोसिस को आपने ख़त्म करना है। तो एंडेक्टोरेक्टमी बेसिकली सर्जिकल रिमूवल होता है प्लैक का, ठीक है, आप कैरोटिड आर्टरी से उस प्लैक को निकाल लेते हो। स्टंटिंग में ये होता है कि आप स्टंट प्लेस करते हो ताकि आर्टरी को ओपन कर सको, ठीक है। मीजली ये हाई रिस्क सर्जिकल कैंडिडेट्स जो होते हैं ना, उनमें यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। लाइक आपको जहाँ पे लग रहा होता है कि सर्जरी इतनी ज़्यादा इनमें परफॉर्म नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, तो उन केसेस में आप स्टंटिंग की तरफ जाते हो, ठीक है। फिर इसके साथ-साथ जब हम सर्जिकल प्रोसीजर्स भी हमने देखते हैं, तो हमारे पास लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप साथ-साथ उनको प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज़ भी बताओ, लॉन्ग टर्म स्ट्रोक से कैसे वो प्रिवेंट रह सकते हैं, अपनी लाइफ़ में कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे स्मोकिंग है, उसको छुड़वाना होता है, स्मोकिंग, क्विट स्मोकिंग, ठीक है। फिर विद दैट आप रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ पेशेंट को लाओ, ठीक है। ऑलमोस्ट 150 मिनट्स पर वीक जो है ना पेशेंट करे, ठीक है। विद दैट हाई डाइट होनी चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए, डैश डाइट, आप बेसिकली डैश चार्ट यूज़ कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। आफ्टर दैट आप बेसिकली किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को भी दिखा सकते हो ताकि आपके पास पेशेंट जो है पूरी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल के साथ जाए और उसके साथ अकॉर्डिंगली अपनी कंडीशन के डाइट चार्ट बनवा सकता है। वेट मैनेजमेंट पेशेंट की बहुत रिक्वायर्ड है। अगर तो अल्कोहल इंटेक है वहाँ पे, तो उसको भी आप लिमिट करवाओ, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपने हर चीज़ के अकॉर्डिंग पेशेंट को गाइड करना है कि आपने किस तरह से अपनी फिजिकल मैनेजमेंट या आपने मेडिकल मैनेजमेंट पूरी किस तरीके से करनी है। आफ्टर दैट लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशंस कैसे हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास मेजरली हमने डिस्कस की ना मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि हमें हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या थी कि अभी हमने सारी मेडिकल मैनेज एक्यूट और क्रॉनिक दोनों डिस्कस करनी थी। आफ्टर दैट अब हम जाते हैं अपने फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट की तरफ, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है स्ट्रोक के पेशेंट्स में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम सारी चीज़ें तो कंसिडर कर ली कि मेडिकल मैनेजमेंट में हमने ये किया, लेकिन इवन आफ्टर टीपीए, मतलब जो हम जिसको 4 to 5 आवर्स की कंडीशन कह रहे हैं, उसके बाद भी आपको फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत होती है, ठीक है। समटाइम्स पेशेंट रिकवर करता है, नो डाउट, मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो 2 वीक्स के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनको अगर अर्ली अगर फिजिकल थेरेपी दे दी जाए तो 2 वीक्स इट्स लाइक बहुत ज़्यादा होता है। 2 वीक्स भी ज़्यादा ही है, आप काफ़ी हद तक सिम्टम्स रिवर्सिबल कर सकते हो, तो ठीक है। लेकिन अगर तो आपके पास पेशेंट हो चुका है पुराना, ठीक है, और वो सारे सिम्टम्स उसके काफ़ी क्रोनिक हैं और वो सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट पे ही है, कोई ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर उस पे अप्लाई भी नहीं हो सकता, कंडीशन भी बहुत वर्स हो चुकी है, ठीक है, तो उसमें फिजिकल थेरेपी इम्प्रूवमेंट करती है और काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट करती है कि आप पेशेंट को दोबारा खड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। पेशेंट बिल्कुल भी इमोबाइल हो चुका है, तो फिजिकल थेरेपी इटसेल्फ इतनी इफेक्टिव होती है कि आप स्ट्रोक के पेशेंट को इम्प्रूव करवा सकते हो, पर आपने पेशेंट की कंडीशन को ध्यान में रखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता हर पेशेंट एक जैसा हो, हर कंडीशन में पेशेंट इम्प्रूव कर जाए। आप कंडीशन को देख के फिर आप डिसाइड करते हो कि लाइक किस तरीके से इनकी फर्दर कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहला फ़ेज़ होता है क्यू फ़ेज़, जब आपके पास पेशेंट हॉस्पिटल बेस्ड है, ठीक है। 0 से 2 वीक्स के बीच-बीच में आपके पास ये फ़ेज़ चल रहा होता है। इसमें मेजर गोल आपका क्या होना चाहिए? एक तो प्रिवेंट, ठीक है, कोई भी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो, चाहे वो बेड सोर्स है, कॉन्ट्रैक्चर्स है, डीवीटी है, इन सबको प्रिवेंट करना है। अर्ली मोबिलाइज़ेशन की तरफ आपने पेशेंट को लेके जाना है, जल्दी से मोबिलिटी स्टार्ट करवानी है, मोबिलाइज़ करना है बेसिकली पेशेंट को, ठीक है। जॉइंट की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है, मसल की टोन को जितना हो सकता है आप मैनेज करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास मेजर गोल्स बनते हैं। थेरेपी का प्लान जैसे हमने यहाँ पे बताया है, पोजीशनिंग और बेड की मोबिलिटी आपने बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे स्टार्ट करा देनी, ठीक है। फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप पेशेंट की ये लाइक स्टार्ट करवा देते हो, तो काफ़ी हद तक आप पेशेंट की प्रेशर अल्सर्स और कॉन्ट्रैक्चर्स वगैरह को प्रिवेंट करवा सकते हो। लेकिन आपने पोजीशनिंग और बेड मोबिलिटी पेशेंट को इटसेल्फ भी बतानी है और अटेंडेंट को भी। समटाइम्स पेशेंट इटसेल्फ इतना ज़्यादा इस चीज़ के साथ कंपाइन नहीं रह सक रहे होते, ठीक है। तो क्योंकि पेन इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा और आपकी वीकनेस सारी चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं, तो आप साथ-साथ अटेंडेंट को गाइड करते हो कि आपने हर 2 घंटे के बाद इनकी
साइड चेंज करवानी है, पोजीशन चेंज करवानी है, वो जिस तरह से कंफर्टेबल है आप उनको उस पोजीशन में डालोगे, ठीक है। आफ्टर दैट कोई भी अफेक्टेड लिम्ब है आप उसको पिलोज से काफ़ी हद तक सपोर्ट कर सकते हो ताकि कोई डिस्लोकेशन सबलक्सेशन के चांसेस ना हो, ठीक है। कोई भी आपके पास लाइक पार्शली आपके पास जो जॉइंट है अपनी जगह से ना मूव करे या पूरी कंप्लीट डिस्लोकेशन ना हो, तो आप इस चीज़ों को अवॉइड कराते हो सबलक्सेशन और डिस्लोकेशंस को, ठीक है। सबलक्सेशन अगर किसी को आइडिया नहीं है तो जब आपके पास डिस्लोकेशन की कंडीशन होती है ना, डिस्लोकेशन में क्या होता है आपके पास जॉइंट अपनी दोनों जॉइंट के क्या होता है कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है, डिस्लोकेटेड हो जाते हैं, अपनी जगह से हिल जाता है। लेकिन अगर आपके पास हाफ पार्शली जो है वो डिस्लोकेशन है, तो दैट मीन्स कि आपके पास इट्सेल्फ कोई ऐसा मसला नहीं है। सबलक्सेशन में आप काफ़ी हद तक जल्दी इम्प्रूव करवा सकते हो पेशेंट को, लेकिन आप सबलक्सेशन से जितना हो सकता है प्रिवेंट करवाओ, ठीक है। कि आपके पास क्योंकि पार्शली डिस्लोकेट हो गया तो डिस्लोकेशन के चांसेस भी हो सकते हैं, कंप्लीट डिस्लोकेशन के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। अपनी जगह से जॉइंट हिल चुका है, ठीक है, तो आपके पास आपने उसको प्रिवेंट करवाना होता है। और हिलना ज़ाहिर-सी बात है, अगर ऑलरेडी पहले से ही है तो दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन अगर अभी तक कोई ऐसा इश्यू नहीं है तो आप उसको प्रिवेंट करवाओ, ठीक है। फिर आप साइडलाइन जो होती है ना, बेसिकली मेजरली आप अनअफेक्टेड साइड पे पेशेंट को इंकरेज करते हो कि आप ज़्यादातर इस साइड पे ना करो ताकि आपके पास कोई प्रेशर इंजरीज ना हो। प्रेशर इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि वहाँ पे वीकनेस के साथ साथ सेंसेशन भी हमने बात की डिस्टर्ब हुई है, मोटर फंक्शन डिस्टर्ब है, तो पेशेंट इट्सेल्फ इतना ज़्यादा सेंस भी नहीं कर सक रहा होता कि आपके पास उधर प्रेशर पड़ रहा है या उस साइड पे कोई प्रेशर है, तो वहाँ पे प्रेशर इंजरीज काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आप पैसिव या एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज की तरफ पेशेंट को लेके जा सकते हो, पहले दिन से भी लेके जा सकते हो या सेकंड थर्ड डे से भी स्टार्ट करवा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन, इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट टॉलरेंस, ठीक है। उनकी कितनी है, वो किस तरह से कर सकते हैं, उसकी सारी चीज़ें। शोल्डर, एल्बो, रेस्ट, फिंगर, हिप, नी, एंकल, हर जॉइंट को आप टारगेट कर सकते हो और डिपेंड्स के वहाँ पे क्या अफेक्टेड है, और अफेक्टेड के साथ साथ अनअफेक्टेड साइड भी आपने टारगेट करनी होती है। मैं हमेशा सबको यही बताती हूँ, स्टूडेंट्स को, पेशेंट्स को, आपने दोनों साइड की एक्सरसाइजेस करवानी है, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर पेशेंट की एक साइड इफेक्ट हुई है तो दूसरी नहीं है, ऐसी बात नहीं होती। समटाइम्स इटसेल्फ ये होता है कि राइट साइड का स्ट्रोक तो है, ठीक है, जैसे हमने बात की कि राइट साइड इफेक्टेड है, ये सारी चीज़ें हैं, स्ट्रोक तो लेफ्ट साइड के है ना, लेकिन राइट साइड अगर बेशक बेसिकली अफेक्ट हुई भी है, ठीक है। अगर तो आपके पास राइट साइड जो मर्जी हो जाए, राइट साइड इफेक्ट है, राइट साइड में जो मर्जी सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन आपने ज़रूरी नहीं है कि राइट साइड की ही, समटाइम्स लेफ्ट साइड की रिक्वायरमेंट होती है। आपने क्रचेस पकड़ने हैं, आपने पेशेंट को वॉकर पकड़वानी है, आपने फर्दर आपने पेशेंट की मोबिलिटी को इम्प्रूव कराना है, और विद दैट आपने एक थेरेपी पढ़ी होगी जिसको हम कहते हैं मिरर थेरेपी। आफ्टर दैट मोटर लर्निंग पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें न्यूरो में आपको गाइड की जाती हैं कि आपने बेसिकली पेशेंट की बॉडी में एक स्टिमुलस क्रिएट करना होता है, जो अगर आप अनअफेक्टेड साइट को अफेक्टेड साइट के साथ मूव करवाते हो ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप अलग अलग करवाओ। और ये मैंने बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में करके भी देखा है, लाइक काफ़ी हद तक आप इम्प्रूवमेंट जल्दी ले लेते हो अगर आप दोनों साइड्स की एक्सरसाइजेस करवाते हो, ठीक है। और इसके अलावा भी आप काफ़ी हद तक जो चीज़ें होती है प्रिवेंट करवा सकते हो, कंट्रैक्चर्स नहीं बनते, पेशेंट अपनी बॉडी मूव करता रहता है, पेन नहीं होती ज़्यादा, ठीक है। उनकी स्टिमुलस जो होता है रिड्यूस होता है, आपके पास नोसिसेप्टर्स के स्टिमुलस रिड्यूस होता है, ठीक है। पेन इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। सो काफ़ी हद तक आप एक्टिव या पैसिव, एक्टिव असिस्टेड जो होती है उन एरियाज़ में जहाँ पे वीकनेस है, जैसे आपको पता है राइट साइड का स्ट्रोक है तो राइट साइड पे आप कराओगे, और आप पेशेंट को गाइड कर सकते हो कि एक्टिवली आपने अपनी लेफ्ट साइड की भी एक्सरसाइजेस साथ साथ कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। रिपिटिशंस 10 टू 15 रिपिटिशंस की तरफ भी आप जा सकते हो। आप एक्सरसाइज डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन में, 3 टू 4 टाइम्स अ डे पर डे आप गाइड कर सकते हो, ठीक है। फिर शोल्डर हैंड सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए आप अफेक्टेड आर्म को भी सपोर्ट रख सकते हो, उसको सपोर्टिंग पोजीशन में रखो, पिलोज के थ्रू, या आप जिस भी पोजीशन में पेशेंट रख सकता है इजीली आप उस तरह से रख दो, ठीक है।
बेड साइड मोबिलिटी या अर्ली सिटिंग की तरफ भी अगर आप पेशेंट को लेके जाना चाहते हो तो वो भी सारी है कि सपोर्टेड सिटिंग कराओ, ठीक है, पेशेंट को, ताकि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को भी प्रिवेंट कर सको। हाइपोटेंशन ना हो कि जब एकदम से आप पेशेंट को खड़ा करो तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए, ठीक है, या आप एकदम से आप पेशेंट को ग्रेविटी से एक्सपोज करो तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए। दैट इज इन सारी चीज़ों को आप प्रिवेंट करवाते हो। फिर आप ब्रीजिंग की तरफ लेके जाते हो। आप स्लाइड ब्रीजिंग करवा सकते हो, लेकिन ये डिपेंड्स कि पेशेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। अगर तो पेशेंट इजीली परफॉर्म कर सकता है, नो डाउट आप करवा सकते हो, लेकिन आप ये भी नोटिस रखोगे कि प्रेशर ना पड़े पेशेंट की किसी भी बॉडी के पार्ट पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको नहीं पता कि अभी प्रॉपरली सेंसेशंस पेशेंट की वापस आई हैं कि नहीं आई, ठीक है। सो ब्रिजिंग जो होती है वो आप काफ़ी हद तक जो होती है वो इम्प्रूव करती है आपकी, लाइक प्रिपेयर करती है आपको स्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ब्रिजिंग आप करवा सकते हो। फिर आप हील स्लाइड्स की तरफ पेशेंट को लेके जाओ ताकि ब्लड की सर्कुलेशन प्रमोट हो। एंकल पंपिंग की तरफ आप करवाते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। शोल्डर की सबलक्सेशन तो हमने पहले बात कर ली, प्रिवेंट करवा सकते हो, जैसे टिपिंग वगैरह भी कर सकते हो या स्लिंग्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ-साथ स्टेबलाइज़ेशन एक्सरसाइज़ेज़ भी पेशेंट की, जैसे रिट्रैक्शन, स्कैपुला की रिट्रैक्शन, और पैसिव भी करवा सकते हो। स्टार्टिंग में तो मेरे ख़्याल में ज़्यादातर पैसिव ही करवाते हो, क्योंकि आपके पास पेशेंट खुद नहीं कर सक रहा होता। फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप पेशेंट को गाइड कर देते हो कि आपने किस तरीके से परफ़ॉर्म करनी है। ब्रीदिंग इटसेल्फ काफ़ी अफेक्ट करती है। डीप ब्रीदिंग आप करवाओ, लंग के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करेगी। आफ्टर दैट रेस्पिरेटरी फंक्शन को आप ब्लोइंग एक्सरसाइज करवाओगे ना, जिसमें बलून फुलाते हैं, ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं। ऐसी एक्सरसाइजेज काफ़ी हद तक आपके रेस्पिरेटरी फंक्शन को इम्प्रूव करती है। फिर आप बेसिकली ट्रांसफर ट्रेनिंग, अर्ली एम्बुलेशन की तरफ पेशेंट ले सकते हो कि रोलिंग खुद करे पेशेंट बेड पे, कोई और ना करवाए ज़्यादा। आहिस्ता-आहिस्ता पेशेंट को आप गाइड करोगे। फिर एज पे कैसे बैठना है पेशेंट को आप ऐसे गाइड करो। फिर असिस्टेंस के साथ स्टैंडिंग में कैसे जाना है, फिर स्टैंडिंग की तरफ जाना है, ये सारी चीज़ें आपने गाइड करनी थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल के बेड पे कैसे रोल करना है, सिट पे अगर सिटिंग पोजीशन पेशेंट आना चाह रहा है तो एज पे कैसे सिटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आप गाइड करते हो। अगर वॉकर को यूज़ कर रहा है पेशेंट तो आप उस वॉकर पे कैसे काम कैसे यूज़ करना है, कैसे प्रॉपरली करना है, जो साथ अटेंडेंट है वो कैसे इसको यूज़ करेंगे, क्या कैसे असिस्ट करेंगे पेशेंट को, ये सारी चीज़ें, आपने अपना वेट कैसे डालना है वॉकर के ऊपर, ये सारी चीज़ें आप गाइड करते हो पेशेंट को। फेज़ 2 में क्या होता है कि सब एक्यूट फेजेज़, ज़ाहिर सी बात है, अब 2 टू 6 वीक्स हो चुके हैं, ज़्यादातर होम बेस्ड ही हो चुका होता है इस टाइम पेशेंट। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटलाइज़्ड होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो होम बेस्ड हो चुके होते हैं, ठीक है। मेजरली स्ट्रेंथनिंग की तरफ आप पेशेंट को लेके जाओ, ठीक है। आप आहिस्ता-आहिस्ता रेजिस्टेंस एक्सरसाइज स्टार्ट करवाओ। पहले अनअफेक्टेड साइड पे जैसे हैंड की ग्रिप्स कराई, एंकल की वेट्स कराएँ, क्योंकि है अनअफेक्टेड साइड पे पहले रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इसलिए करवाई जाती है क्योंकि पेशेंट काफ़ी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा होता है ना। जैसे हमने वॉकर की बात की, या इस तरह से डिफरेंट और चीज़ें होती हैं खाने के लिए, या आप डिफरेंट समटाइम्स पेशेंट लेफ्ट हैंड से भी खा रहा होता है, क्योंकि राइट साइड आप बात कर रहे हो, तो पेशेंट लेफ्ट साइड से भी यूज़ करता है। लेफ्ट साइड की आप ग्रिपिंग अच्छी करवा सकते हो, एंकल पे लेफ्ट साइड के एंकल पे आप वेट डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी इतना चल नहीं सक रहा, तो आप ये सारी एक्सरसाइजेज उसकी स्ट्रेंथ के लिए करवा सकते हो। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको लगता है कि फुट या रिस्ट ड्रॉप हुआ हुआ है, ठीक है। ईएमएस ज़्यादातर इसलिए यूज़ हो रहा है, अगर तो फुट या रिस्ट ड्रॉप आपको लगता है उस केस में करवाओ, वरना इटसेल्फ आपके डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, ठीक है। फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता एक्सरसाइज़ेज़ की तरफ लेके गए, गेट की ट्रेनिंग की तरफ लेके गए कि वॉकर किस तरह यूज़ करना है। पहले आप स्टार्टिंग में क्या करते हो ना, 2 पैरेलल बार्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमन एक्सरसाइज़ आपने देखी होंगी। 2 पैरेलल बार्स होते हैं, सामने मिरर लगा हुआ है, आप पेशेंट को कहते हो कि आपने इन बार्स के ऊपर बार्स के साथ चलना है। आप मिरर को हटा भी सकते हो कि मिरर के बगैर भी आप उन बार्स को बेसिकली पेशेंट को समटाइम्स सिर्फ़ आप बार्स के बीच में आप पेशेंट को कहते हो कि आप इनको पकड़ के चलो। आफ्टर दैट पेशेंट को आप वॉकर पे लेके जाते हो, फिर आप बेसिकली केन वगैरह या कोई ऐसी आगे 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 डिवाइड डिवाइड करते जाओ, या आगे आगे फर्दर उसकी कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करवाते जाओ, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि पेशेंट की अभी कंडीशन कैसी है और आप क्या चीज़ इसको सबसे अर्ली ट्रेनिंग पे यूज़ करवा सकते हो, ठीक है। फिर वेट शिफ्ट कैसे करना है पेशेंट ने, ये सारी चीज़ें, बैलेंस कैसे इंप्रूव करवाना है आपने पेशेंट का। स्टेप अप एक्सरसाइज़ बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। मैंने पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा देखा है कि आप एक स्टेप्स रख दो और उसमें पेशेंट को बोलो कि अप एंड डाउन की मूवमेंट करें, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन और बैलेंस ट्रेनिंग की तरफ अगर हम बात करते हैं तो
आप क्या करवाते हो? बैलेंस ट्रेनिंग के लिए आप क्या करवाओगे? डिफरेंट तरह की थेरेपीज़ हैं। मेजरली मिरर थेरेपी भी यूज़ हो रही है आपके पास, सिंगल एंड स्टैंडिंग या डिपेंड, ठीक है? अगर आपके पास स्टार्टिंग में पेशेंट नहीं परफॉर्म कर सकता तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन इट डिपेंड्स कि अगर पेशेंट चलने लग गया तो आप सिंगल एंड लेग स्टैंडिंग की तरफ पेशेंट को आहिस्ता-आहिस्ता लेके जा सकते हो। लाइक अभी आप सारा ज़ोर जो है वो एक ही लेग पे डालो, जिस जो आपके अनअफेक्टेड है, ठीक है? फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता इसको किस तरीके से करना है, आप दोनों टाँगों पे कैसे डालोगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। विद दैट आप थेरेपी बॉल्स हैं, आप उनको यूज़ करो। मिरर थेरेपी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। मिरर के सामने पेशेंट की पोस्चर ट्रेनिंग, करेक्शन, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें आप मिरर के सामने भी करा सकते हो, ठीक है? फिर आप टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग की तरफ जा सकते हो कि पेशेंट ने खाना खाना है तो उस कटलरी को कैसे यूज़ करना है, हाइजीन ट्रेनिंग करवा सकते हो। अब पेशेंट ने ड्रेसिंग करनी है उसके लिए भी बेसिकली बटन बंद करने हैं, ये सारी चीज़ें आप पेशेंट को गाइड करते हो, कपड़े कैसे पहनने हैं, आप ये सारी चीज़ें पेशेंट को गाइड्स कर सकते हो। विद दैट आप स्पीच या स्वॉलिंग थेरेपिस्ट को भी बोल सकते हो कि वो आपके पास आएँ और स्पीच थेरेपी भी दें, या आप खुद भी थोड़ी-थोड़ी गाइड कर सकते हो। लेकिन इट्स बेटर कि स्पीच थेरेपिस्ट इटसेल्फ वो काम करे, ताकि वो जितना अच्छे तरीके से वो इम्प्रूव करवा सकते हैं वो करवाएँ। मिरर के सामने भी आप पेशेंट को कह सकते हैं अपनी फेशियल एक्सरसाइज़ परफॉर्म करें, आपके पास मिरर थेरेपी इटसेल्फ बहुत अच्छा फीडबैक होता है। टंग की, लिप की एक्सरसाइज़ आप पेशेंट को परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है? आफ्टर दैट क्रॉनिक फेज़ आपको पता है कि मोर देन 6 वीक्स जब पेशेंट कम्युनिटी बेस्ड हो जाएगा, सोशली कैसे उसने मूव करना है, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ आप पेशेंट को अच्छे पहले लेके आ सकते हो, ठीक है? काफ़ी हद तक आप इम्प्रूव करा सकते हो, स्टेप अप, मिनी स्क्वाट्स डिपेंड करता है। अब समटाइम्स क्या होता है कि ये तो मैंने आपको इस्केमिक स्ट्रोक की ना बड़ी अर्ली स्टेज सिचुएशन बताई है ना, ये मैं सिर्फ़ आपको बता रही हूँ जब आपके पास पेशेंट बहुत अर्ली स्टेजेस पे आ गया, ठीक है? कि आपको लेटर स्टेजेस वाला जो है ना, मतलब बहुत पुराना पेशेंट आपके पास आया है, आफ्टर लाइक 1 टू 2, 3, 4, 5, 6 मंथ्स गुज़र चुके हैं, उसके बाद स्ट्रोक का पेशेंट की फिज़िकल थेरेपी स्टार्ट हुई है और मेजरली यहाँ पे होता है, ऐसे भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं। तो उन केसेस के लिए आप अलग तरीके से ट्रीटमेंट प्लान बनाओगे, उनके डिपेंड करती है कि उनकी कितनी कंडीशन ख़राब है, वो किस तरीके से हैं, क्या-क्या फंक्शंस हैं, कॉन्ट्रैक्चर्स बन गए तो उन कॉन्ट्रैक्चर्स को कैसे रिलीज़ करवाना है, वो एक अलग प्रॉब्लम है, ठीक है? ये हम अर्ली मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? वो ट्रीटमेंट प्लान और तरीके से बनता है। फिर आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इसमें भी करवाई, उसी को प्रोग्रेस कर दिया कि आप स्क्वाट्स की तरफ, स्टेप्स अप की तरफ लेके गए पेशेंट को, स्ट्रेंथनिंग आपने इंक्रीज़ करा दी, हैंड की ग्रिप्स इंक्रीज़ कराई, ये सारी चीज़ें, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग, ट्रेडमिल आप यूज़ करवा सकते हो, साइक्लिंग करवा सकते हो अगर पेशेंट टॉलरेट कर सकता है, ठीक है? स्टेशनरी साइक्लिंग आप स्टार्ट करवाओ, फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता उसको फिर दूसरी साइक्लिंग की तरफ लेके जाते हो। ठीक है, प्रॉपर जो साइक्लिंग है आपके पास, एक स्टेशनरी साइक्लिंग बेसिकली स्टार्ट इसलिए हम स्टेशनरी साइक्लिंग से लेते हैं कि काफ़ी हद तक पेशेंट एरोबिक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है? आपकी एरोबिक फिटनेस काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है अगर आप स्टेशनरी साइक्लिंग स्टार्ट कर देते हो। लेकिन जब अगर आहिस्ता-आहिस्ता आप देखते हो पेशेंट काफ़ी हद तक अफेक्टेड है, ठीक है, तो आप डायनामिक साइक्लिंग की तरफ भी पेशेंट को भेजते हो, ठीक है? तो दैट इज़ डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन। ट्रेडमिल की वॉकिंग, ट्रेडमिल वॉक, ट्रेडमिल इटसेल्फ यूज़ करना काफ़ी हद तक अफेक्टेड होता है। आपने अगर देखा हो तो सपोर्टेड आपके पास ट्रेडमिल भी यूज़ हो रही होती है। आपने अगर डिफरेंट जगह पे आपने देखा हो कि आपके पास सपोर्ट होती है, पेशेंट की पूरी बॉडी को आप सपोर्ट करके फिर आप भी ट्रेडमिल वॉक करवा सकते हो। एक्वाटिक थेरेपी जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है? एक तो जॉइंट की स्ट्रेस को काफ़ी रिड्यूस करता है, लेकिन हाइड्रोथेरेपी हर जगह अवेलेबल नहीं होती, ठीक है? सो इट डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, और अगर आपके पास है तो इटसेल्फ बहुत इफेक्टिव होती है, क्योंकि जॉइंट्स की स्ट्रेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है, तो आप काफ़ी ईज़िली करवा सकते हो आप एक्सरसाइज़ेज़, ठीक है? बैलेंस और कोऑर्डिनेशन जैसे मैंने पहले बात किया वैसे ही करवाते हो, स्टैंडिंग आप इंक्रीज़ कराओ, अब आप थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स कर दो, जैसे अनस्टेबल सरफेसेस के ऊपर करवाई आपने, ऑब्स्टैकल्स कैसे डाल दिए, वॉकिंग के बीच में ऑब्स्टैकल्स डाल दिए, आपने डिफरेंट एरियाज़ देखे होंगे और डिफरेंट एक्सरसाइज़ेज़ के लिए बहुत एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ठीक है? तो आप डिफरेंट तरीके से बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को एडजस्ट कर सकते हो, डिफरेंट एरियाज़ पे आप क्या करते हो, ऑब्स्टैकल्स रख देते हो, कोई भी चीज़ एज़ अ ऑब्स्टैकल भी यूज़ कर सकते हो लाइट सी, और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट को गाइड कर सकते हो कि हाँ, आप अगर इस तरह से आपको गुज़रने के लिए कहा जाए तो आप कैसे कोऑर्डिनेट करोगे, बैलेंस कैसे मैनेज करोगे कम्युनिटी के लिए, ठीक है? अब मेजरली फिर कम्युनिटी रीइंटीग्रेशन की तरफ या फंक्शनल ट्रेनिंग की तरफ जब आप जाते हो,
तो आउटडोर वॉकिंग हो गई, अनइवन सरफेसेस पे पेशेंट कैसे वॉक कर रहा है, इसके साथ-साथ वो शॉपिंग कैसे कर रहा है, वो बाहर कैसे जा रहा है, सोशली मूव कैसे कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती है ना उसकी कम्युनिटी बेस्ड आ जाती हैं। फिर आप होम एक्सरसाइज प्लान एज़ यूजुअल पेशेंट को गाइड कर दें तो सारी चीज़ें स्ट्रेचिंग, आरओएम, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन। तो हमारे पास माइल्ड से मॉडरेट रिकवरी में हमें इंडिपेंडेंट वॉकिंग आ गई, एडीएल्स वगैरह आ गए। स्वेयर स्ट्रोक्स के केसेस में आप इस थेरेपी को काफ़ी लॉन्ग टर्म जैसे यूज़ करना पड़ता है और काफ़ी डिटेल्ड प्लान बनाना पड़ता है और मोर फर्दर आप जो होते हैं ना इसको इंक्रीज़ कराते हो। इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट कंडीशन, ठीक है? मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आपके पास पेशेंट अर्ली स्टेजेस पे आएगा तो आप जल्दी रिकवर करा सकते हो, लेटर स्टेजेस पे आएगा तो काफ़ी हद तक चलता है। कितने-कितने महीने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चलता है, 6 मंथ्स, 7 मंथ्स भी जाता है और कंप्लीट बेड रिडन पेशेंट होता है। लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अगर तो एक एक्सरसाइज से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, दैट मीन्स कि वो आप प्रॉपर करवा नहीं रहे हो, ठीक है? सो आपने काफ़ी हद तक इम्प्रूव करवाना होता है। अभी यहाँ पे ना मैंने सिर्फ़ आपको एक्सरसाइज़ प्लान बताया, ठीक है? इसके साथ-साथ आप मोडालिटीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अल्ट्रासाउंड होगी, टेंस हो गई आपके पास, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी मुझे किसी ने बोला था कि आपने मोडालिटीज़ के बारे में इतना ज़्यादा गाइड नहीं किया था। तो मोडालिटीज़ इटसेल्फ में इसलिए गाइड नहीं करती, बेसिकली आप मोडालिटीज़ यूज़ करते हो, ठीक है? लेकिन आप ये देखो कि स्ट्रोक का पेशेंट इटसेल्फ बहुत इफ़ेक्ट हुआ हुआ होता है, ठीक है? और आप मोडालिटीज़ अगर यूज़ करते हो उसकी सेंसेस काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हैं, तो मोडालिटीज़ इटसेल्फ डिस्रप्शन कॉज़ कर सकती है ना, ठीक है? एक तो एक नॉर्मल इतनी ज़्यादा उनके पास सेंसेशन डिस्टर्ब, टच, पेन, टेम्परेचर की, तो आप उसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह गाइड तो कर सकते हो, दे भी सकते हो, नो डाउट आप माइनर अल्ट्रासाउंड की थेरेपी, आप माइनर टेंस भी दे सकते हो। आप उसमें मोड्स चेंज करके हम जैसे मोड्स स्ट्रोक के लिए इफ़ेक्टिव स्ट्रोक के लिए हम मोड्स लगाते हैं, ईएमएस यूज़ किए हमने, फिर आप डिफरेंट और भी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन it डिपेंड्स कि पेशेंट टॉलरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है? आपने सारी चीज़ें देखनी होती है, फिर आप कोई मोडालिटी यूज़ करते हो, ठीक है? सो इसलिए मैं मोडालिटीज़ को ज़रा चीज़ों को देखती हूँ कि मैनुअल थेरेपी इटसेल्फ इतनी इफ़ेक्टिव होती है कि आपको मोडालिटीज़ की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर पेशेंट को एक पेन है ऑलरेडी, पेशेंट को काफ़ी हद तक पेन है, तो आप मोडालिटीज़ साथ-साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे अल्ट्रासाउंड काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में और इन सारी चीज़ों में। इसके साथ-साथ आप टेंस की तरफ जाओ, टेंस का स्पेसिफिक मोड लो, टैपिंग मोड है, डिफरेंट तरह से आप मोड्स डिज़ाइन करो पेशेंट की कंडीशन को देख के। वो दोनों डाउट आप डिसाइड चीज़ें कर सकते हो। इटसेल्फ हाँ, आपके पास इलेक्ट्रोथेरेपी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। लेकिन ये भी आप डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के पेशेंट्स में, ये भी बहुत ज़्यादा जो होती है ना इफ़ेक्टिव वो फ़ील नहीं हो रही होती। तो एक्सरसाइज़ेज़ ही इट्स द बेस्ट, ठीक है? आप जितना हो सकता है पेशेंट को मैनुअल थेरेपी की तरफ रखो, ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझनी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रोथेरेपी में आपको पहले भी बता दूँ ट्रीटमेंट प्लान है और आप परफॉर्म कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है? लेकिन आपने कॉशन के साथ परफॉर्म करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझनी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और आज का हमारा केस स्टडी था इस्कीमिक स्ट्रोक के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।